ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਅਸ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ AI ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਿਪਰजेंटेशन ऑफ फाइल ਜਿਹੜੀ ਉਹ ठीक नहीं हुई, ਕੀ कारण ਰਿਹਾ? देखिए अमन सर, जो भी रिफ्यूज़ल्स हैं डेफिनेटली उनके पीछे कुछ ना कुछ सीरियस कॉज ज़रूर होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो रिफ्यूज़ल सिनेरियो चल रहा है वो थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा डिफरेंट है। और मार्केट में जो रिफ्यूज़ल है, पहले तो मैं ये स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैक्सिमम रिफ्यूज़ल है वो नॉन STS प्रोफाइल्स की है। नॉन STS प्रोफाइल में ऐसे कैंडिडेट्स जिनके 6 इन ईच नहीं है, एक मॉड्यूल में 5.5 हैं या 2 मॉड्यूल में 5.5 हैं। साथ के साथ जिन स्टूडेंट्स का PTE का सर्टिफिकेशन है वो भी रिफ्यूज़ल है, बहुत बड़े लेवल पे रिफ्यूज़ल है। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि नॉन STS और PTE वाले जो कैंडिडेट्स हैं या एप्लीकेशन हैं, एक तरीके से क्लीन स्वीप जैसा सिचुएशन इस टाइम पे बना है। लेकिन जो STS प्रोफाइल्स हैं, ब्रिलियंट प्रोफाइल्स हैं, उनको ज़रूर वीज़ा मिल रहा है। और मैक्सिमम वीज़ास हैं, वी एट मैक्रो ग्लोबल आर हैविंग फुल फ्लेश्ड वीज़ास जिनके STS प्रोफाइल्स हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो लैंग्वेज को बहुत सही तरीके से जो है वो इम्पॉर्टेंस उसकी समझनी चाहिए स्टूडेंट को। और जो भी फ्यूचर फाइल्स लगने वाली हैं उनको मेरा ओपिनियन है कि IELTS ग्राउंड पे ही फाइल किया जाए। और 6 इन ईच अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो 6 इन ईच के साथ लगाया जाए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 6.56 इन ईच के साथ लगाया जाए। साथ के साथ एक ऐसा भी स्लॉट है जो बहुत अच्छे प्रोफाइल्स हैं, जहाँ पे IELTS में भी बहुत अच्छा स्कोर है, ओवरऑल प्रोफाइल बहुत कम्पिटिटिव है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिफ्यूज़ल है। सो कहीं ना ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ ਰਿਪਰजेंटेशन ਦੀ। डेफिनेटली अमन जी, ऐसे केसेस में जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन ही सबसे बड़ा जो है वो एक कॉज है। ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨॉन STS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਓਵਰਆਲ 6 ਚੋਂ 5.5 ਜਾਂ 2 ਚੋਂ 5.5, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर दैट अगेन IELTS ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣ, या कि आगे अपॉर्चुनिटी उन्होंने लेनी चाहिए? देखिए अमन जी, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉन STS में जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो किस ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं। सिर्फ IELTS फैक्टर नहीं है। हाँ, सिर्फ IELTS एक अकेला फैक्टर नहीं है, क्योंकि ऐसे भी केसेस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं जहाँ पे एकेडमिकली बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसके एकेडमिक मार्क्स देखें तो 80% 90% वाले भी स्टूडेंट्स बीच में ऐसे होते हैं जो IELTS में कहीं ना कहीं आपका एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स रह गए हैं। सो ऐसे केसेस का थ्रू होना फिर भी पॉसिबल हो सकता है या हुए हैं। मैक्रो ग्लोबल में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने निकाले हैं जहाँ एकेडमिकली बच्चा स्ट्रॉन्ग है और एक मॉड्यूल में अगर आपके 5.5 हैं तो आपको वीज़ा मिला है। लेकिन स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि दोनों ही फैक्टर्स अगर वीक होंगे तो आप एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। आप लैंग्वेज में भी वीक हैं और आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो भी 2nd डिवीज़न है। सो इस कॉम्बिनेशन के साथ वीज़ा लेना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आई वोंट से कि स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी बार हम भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं। एक्सेप्शनली 1-2 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 2nd डिवीज़न और नॉन STS IELTS प्रोफाइल के साथ भी वीज़ाज मिलते हैं, लेकिन एवरी केस इज़ नेवर सेम। सो ये स्टूडेंट को जरूर समझना पड़ेगा। अगर आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और फिर अगर आपका कहीं एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है तो चांस लिया जा सकता है। लेकिन स्टिल मैं आज की सिचुएशन को देखते हुए यही रिकमेंड करूँगी कि आप कोशिश कीजिए 6 इन ईच के साथ ही अपना एप्लीकेशन फाइल कीजिए। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜੀ ਨॉन STS ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਬੱਚਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਨॉन STS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 1 ਚੋਂ 5.5 ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਕ ਨੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈ IELTS ਸਕੋਰ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ IELTS ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, IELTS ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼
ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ਿਕ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਥਸ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ फिजिक्स ਨਾਲ रिलेटेड तो फिर ਉਹਦਾ रिजल्ट की होएगा। देखिए अमन जी, जब भी हम जिस भी कॉलेज के लिए हम लोग अपना एडमिशन देख रहे हैं तो ये चीज़ कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एडमिशन क्राइटेरियाज़ को हम मैच करते हैं या नहीं करते हैं। और नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेजेस की जब हम एडमिशन टारगेट करते हैं तो 50% या 55% मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के साथ आपको जो है वो कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कॉलेज इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, आई ऑलवेज से, और हाई कमीशन एक सेपरेट आइडेंटिटी है। जब वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा तो ज़रूर ये चीज़ कैलकुलेटिव हो जाती है कि एकेडमिकली आपके मार्क्स किस तरीके से हैं। जैसे आपने कहा है कि अगर मैथ्स में आपके नंबर कम है और उसके बाद आपने मैथ्स रिलेटेड प्रोग्राम अगर आपने ले लिया है तो वीज़ा पे वो इम्पैक्ट करेगा। समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि लेकिन होता भी है। सो ये कुछ सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है ऑलवेज, लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन वीज़ा ऑफिसर ऑल्सो। बट डेफिनेटली आपका जो प्रोफाइल है वो ज़रूर जो है वो हेल्पिंग होता है। और जब भी आप कोई कोर्स या डिप्लोमा आप लेते हैं वो एक सब्जेक्ट के बेसिस पे उसमें आपकी सारी स्टडी कंप्लीट नहीं होती। डेफिनेटली अगर आप नॉन मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम ले रहे हैं तो मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उसमें जो है वो एडजॉइनिंग होते हैं। सो इन सब चीज़ों का एडवांटेज आपको वीज़ा में ज़रूर मिलता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक है लेकिन आपके जो दो और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी है तो वो बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। सो ये कुछ टेक्निकल लॉजिकल टर्म्स हैं जिसको डेफिनेटली हम कैलकुलेट करते हैं जब भी एक एप्लीकेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट होना होता है। और साथ के साथ यही चीज़ें हम स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करते हैं ताकि उनकी नॉलेज में भी ये फैक्ट्स जो है उनकी क्लैरिटी बनी रहे। सो इन्हां चीज़ां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 80-90% ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7.5-8 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ प्रोफाइल भी रिफ्यूज़ करा देती जाती है? देखिए अमन जी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों से स्टूडेंट्स के साथ मैं मिलती हूँ रूटीन बेसिस पे जहाँ पे अच्छे प्रोफाइल्स जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। और जैसे ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात कर रहे थे कि आज की ही बात है, एक स्टूडेंट कैपेलानो यूनिवर्सिटी का 7.5 बैंड्स के बावजूद वो जो है वो एक फ्रेशर स्टूडेंट रिफ्यूज़ हो गया। सो ऐसे केस में मेरी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट अगर ना हो अच्छे प्रोफाइल होने के बावजूद तो डेफिनेटली आपको जो है वो एक रिफ्यूज़ल का फेज़ देखना पड़ेगा। सो मिस रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा कॉज है आपकी एप्लीकेशन के रिफ्यूज़ल में। सो मिस रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अनस्किल्ड होने की वजह से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उसको सही तरीके से कंपाइल नहीं किया गया, या फिर आपका जो पर्सनल हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री से मतलब है कुछ कॉलम्स हैं जो हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने हैं, वेयर इन वी हैव टू फेच द रिकॉर्ड्स की 10th ऑनवर्ड्स आपके क्या जो आपके एम्प्लॉयमेंट पीरियड हैं, अनएम्प्लॉयड पीरियड्स हैं, उनको केयरफुली हम लोगों ने मेंशन करना है। सो वो चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से कैलकुलेट अगर ना करके डिस्क्राइब की गई हैं तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाइंग नहीं होंगी वीज़ा ऑफिसर के लिए। इसके साथ साथ जो आपका कवर स्टेटमेंट है, जिसको स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी रिफ्यूज़ल के लिए कॉज करता है, रिफ्यूज़ल को लीड करता है। एट फर्स्ट मैक्रो ग्लोबल में हम लोग कभी इंसिस्ट नहीं करते कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो स्टूडेंट अपने एंड से लिख के लेके आए, बिकॉज वी एज एक्सपीरियंस्ड हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट बिहाफ पे जो है वो कवर स्टेटमेंट लिखा जाए। और आपका जो कवर स्टेटमेंट है, आई ऑलवेज बिलीव कि बहुत कम्पैक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और आपका जो ऐसे 2-3 पेजेस नहीं होने चाहिए भी लंबे पा दिए। हाँ जी, हम लोग कभी भी 2-3 पेजेस का जो स्टेटमेंट है वो ऐड नहीं करते। वी ऑलवेज इंसिस्ट कि 1 पेज का 1-1.5 पेज का छोटा सा एक कवर स्टेटमेंट होना चाहिए जिसको लेटर फॉर्म में लिखा जाना चाहिए।
और उसी में आपका जो विज़न है, एजेंडा है, उसको रिप्रेजेंट किया जाए। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सही तरीके से अगर कंपाइल ना की जाए तो एक अच्छा प्रोफाइल भी रिफ्यूज़ हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसे केसेस भी अमन जी हम लोग रूटीन बेसिस पे देखते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे प्रोफाइल के बावजूद उनको रेलिवेंट प्रोग्राम्स नहीं दिए जाते हैं, या फिर उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस ना दे के इररेलेवेंट प्रोफाइल्स में और बहुत ही बेसिक लेवल कॉलेजेस में उनको एनरोल करवाया जाता है। एडिशनली आई वुड से कि स्टूडेंट भी ऐसा एक लॉट है जो इकोनॉमिक फीस वाले कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, और उसी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत इंस्टीट्यूशंस का चॉइस करते हैं, गलत कॉलेजेस को चूज़ करके अपने प्रोफाइल को रिस्क पे ज़रूर वो कर देते हैं। सो ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट को बहुत केयरफुली समझनी चाहिए, और एक सही एडवाइस के लिए, लॉजिकल एडवाइस के लिए ये स्टूडेंट की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एजुकेटेड कंसल्टेंट को अप्रोच करो, एक नॉलेजेबल कंसल्टेंट को अप्रोच करो, क्योंकि अगर आप ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੇ? ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਫਿਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੈਟ ਲੈਵਿਸ਼ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। देखिए अमन ਇਹ जी, ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ I simply would express कि offices can't gain you the visa. सो जो ऑफिसेज हैं या जो 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं वो आपको वीज़ा नहीं दे सकती। लाइसेंसेस होना, एजुकेटेड होना बहुत ਬਟ ज़्यादा। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। मैं इसको डेफिनेटली एलैबोरेट करूँगी। मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट का जो लाइसेंस है, इट्स जस्ट एन अथॉरिटी टू रन एन इमिग्रेशन ऑफिस गिवन बाय पंजाब गवर्नमेंट। अगेन आई वुड से कि जो पंजाब गवर्नमेंट का लाइसेंस है वो सिंपली पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है आपको कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इमिग्रेशन के ऑफिस के लिए ओपन कर सकते हो। सो ये जो पंजाब गवर्नमेंट का लाइसेंस है, इट डज़ नॉट अलाउ यू कि आप इमिग्रेशन की सर्विसेज करो। सो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके शो के थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन बार बार दी जाती है कि अगर आप कनाडा की एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप ICCRC लाइसेंस्ड मेंबर को अप्रोच कीजिए, या फिर आप किसी कनाडा कोर्स ग्रेजुएट मेंबर को अप्रोच कीजिए, बिकॉज दीज 2 लाइसेंसेज आर अलाउड टू वर्क एथिकली फॉर योर एप्लीकेशन फॉर कनाडा। सो ये क्लासिफिकेशन मुझे लगता है बहुत बैक टू बैक स्टूडेंट्स को अवेयर करवाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसे अंडरस्टैंड करना इज़ नेवर हार्ड, नॉट इवन इम्पॉसिबल। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਭਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਨੇ, LIA ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਅਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਰੈਲੇवेंट कोर्स है या नहीं है। मैं ही 2 चीज़ आ रही हैं या तीसरी भी है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और इसके साथ साथ डेफिनेटली ऐसे अट्रैक्शंस भी जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं कि आपका मॉनिटरी कोई रिस्क नहीं है और आप पैकेजेस में एनरोल सारे पैसे वीज़े तो बाद। हाँ जी। सो मुझे लगता है कि आज का जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेयर है, स्मार्ट है। सो इस तरीके के अट्रैक्शंस में आपको बिल्कुल भी नहीं अपने आप को जो है वो एनरोल करना चाहिए। रादर आप जो सही सिस्टम्स हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, ऐसा किसी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है कि फ़ीस आप अपनी जो है वीज़ा के बाद पे करें। GIC डेफिनेटली आपको बिफोर वीज़ा जो है वो पे करना है। सो एज सच इस तरीके के प्रपोजल्स किसी भी कैनेडियन गवर्नमेंट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिए जाते कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो वीज़ा के बाद कीजिए। सो आई बिलीव कि स्टूडेंट्स को बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करना
करना चाहिए। जिस भी कंसल्टेंट के साथ आप अपने आप को आगे रिटेन कर रहे हो, सोच समझ के कीजिए, ताकि आपके साथ इस तरीके के जो मिसगाइडेंस है या मिस रिप्रेजेंटेशन आपकी एप्लीकेशन में ना हो और आपको वीज़ा जो है वो डेफिनेटली मिले। ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਹੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਨਟੇਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2022 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। अमन जी, आज का जो सिनेरियो है वो ये है कि बहुत सारा स्टूडेंट एप्लीकेशंस के लिए, ऑफ़र लेटर के लिए स्ट्रगल कर रहा है और बहुत बड़ा लॉट है जिन लोगों ने अभी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है। सो स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ बता दूं, मई 2022 में भी अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अलग अलग प्रोविंसेस में काफ़ी सारे कॉलेजेस में प्रोग्राम्स ओपन हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। लेकिन सिंपल मैसेज मेरा स्टूडेंट के लिए ये है कि अगर आप अपने आप को रिजिड नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को ओपन अप करेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे अपने कॉलेज की चॉइस के साथ, अपने प्रोविंस की चॉइस के साथ, तो डेफिनेटली आप मई 2022 में एकोमोडेट हो पाएंगे। आप ओंटारियो से बाहर निकल के, ब्रिटिश कोलंबिया से बाहर निकल के भी कुछ कॉलेजेस को और प्रोविंसेस को अगर आप कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली मई 2022 में काफ़ी बड़ी जो चॉइस अभी भी ओपन है। ब्रिटिश कोलंबिया में कॉलेजेस हैं जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी हैं। आप क्विटलम कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। कैपिलानो यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अभी भी मई के लिए ओपन हैं। इसके अलावा एलेक्जेंडर कॉलेज है, कोस्ट माउंटेन कॉलेज है, सेल्क्रिक कॉलेज बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है, लेकिन काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इनके अभी भी मई इनटेक के लिए ओपन है। सो द लिस्ट इज़ एंडलेस। मेरा सिंपल ओपिनियन है स्टूडेंट्स को कि आप हम लोगों को पर्सनली अप्रोच कीजिए, ताकि ये चीज़ हम आपको अवेयर करवा सके कि किस प्रोविंस में, किस कॉलेज में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। अगेन, अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, मई 2022 में ज़रूर एकोमोडेट हो पाएंगे। इसके साथ साथ मेनली मैं ये चीज़ मैसेज कर दूँ, सितंबर 2022 के लिए मैक्सिमम कॉलेजेस के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। एवरी आफ्टर अ डे वी आर गेटिंग एन अलर्ट फॉर डिफरेंट कॉलेजेस की जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। सो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना ऑफ़र लेटर सितंबर 2022 के लिए भी प्रोसेस कीजिए, अगर आपको मई 2022 में सीट्स नहीं मिलते। सो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है और 15 दिन रुक के या महीना रुक के आप डिसीजन ले सकते 15-20 दिन महीने ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਲੇ 2021 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਗੱਲ यू ਕਰ ਰਹੇ वॉन्ट हो। बिलीव अमन सर, देयर आर फ्यू कॉलेजेस जिनके अलर्ट्स जो हैं वो जनवरी 2023 के लिए भी आने शुरू हो गए। ਬਿਲਕੁਲ। सो सिस्टम इज ਅੱਛਾ, दैट ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ फास्ट। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ जी, सो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। हाँ जी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। और बार बार शोज़ के थ्रू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाता है कि बहुत बड़ा बैकलॉग स्टूडेंट्स का है। जिन बच्चों ने डेफर अप्लाई किए थे वो लॉट है, जिन लोगों के रेफ्यूजल्स हैं, ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 16-17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ जी, ਪਈਆਂ। जो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए ਹਾਂ, ਉਹ बैकलॉग ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈल्स ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। पेंडिंग है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग हुए हैं, डेफिनेटली उनको जो है वो डेफर प्रोसेस करना पड़ रहा है। सो एज ए रिज़ल्ट आपको टाइमली अपना ऑफ़र लेटर प्रोसेस करना चाहिए। हर एक कॉलेज में रादर सितंबर जो है वो साल का सबसे बड़ा इनटेक है, और दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल कि जितना जल्दी हो सकता है सितंबर इनटेक के लिए, इनफैक्ट मई के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मई में समहाउ आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होते, सो आप सितंबर के लिए भी इमीडिएटली अपने एडमिशन्स जो हैं वो प्रोसेस कीजिए। फैंशा कॉलेज का भी अलर्ट था 18th, यानी कि 18th ऑफ दिसंबर से फैंशा ने अपने एडमिशन्स ओपन करने थे। सम हाउ 18th को नहीं स्टार्ट हुए हैं। कल परसों 1-2 दिन में जो है वो फैंशा कॉलेज के एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे सितंबर 2022 के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस के अलर्ट बैक टू बैक हम लोगों को रिसीव हो रहे हैं। शॉर्टली कैम्ब्रन कॉलेज इज़ ऑल्सो गोइंग टू ओपन फॉर सितंबर इनटेक। सो डिफरेंट अलर्ट्स जो हैं वो शोज़ के थ्रू हम स्टूडेंट्स को अलर्ट देते हैं। सो माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप जितना जल्दी हो सकता है अपने ऑफर लेटर प्रोसेस कीजिए। हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वेस्ट है। एंड लैम्पटन कॉलेज को लेके मैं थोड़ा सा अपडेट ज़रूर दूंगी। बहुत ही डिमांडिंग एक कॉलेज है ओंटारियो प्रोविंस में।
टोरंटो, मिसिसागा एंड सार्निया कैंपस हैं, 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, फ्री ऑफर लेटर है। सो लैम्पटन कॉलेज में अभी भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 2 साल वाले जो हैं वो सितंबर इनटेक के लिए ओपन हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट 2 साल का पीजी प्रोग्राम लेना चाहते हैं, लैम्पटन के लिए अपने ऑफर लेटर प्रोसेस कीजिए। साइड बाय साइड अदर कॉलेजेस आर ऑल्सो देयर, सो यू प्लीज़ बी इन टच विद अस। आप दिए गए नंबर के थ्रू हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी डू हैव ऑफिसेज इन मोहाली एज वेल एज इन खन्ना। सो आप हमें मोहाली ऑफिस में या फिर आप हमें खन्ना ऑफिस में भी मिल सकते हैं, विच इज़ फुली ऑपरेशनल। सो इफ़ यू वांट टू मीट मी पर्सनली, आप ट्यूसडे वाले दिन या फिर फ्राइडे वाले दिन आप मुझे खन्ना ऑफिस में मिल सकते हैं। फॉर रेस्ट ऑफ द ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ। ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।